आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्लॉट डिवाइसेस पे। तो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्लॉट डिवाइसेस हैं कौन कौन से? लो कॉन्सेप्ट्स, हाई कॉन्सेप्ट्स, मैकगफिन, ड्यूस एक्स मशीना, रेड हेरिंग, शेकोव्स गन, डैंगलर। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्लॉट डिवाइसेस हो सकते हैं, बट लिटरेरी सेंस में अगर बोलें तो ये मेन है और यही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनको जान लोगे तो बाकी सब अपने आप ही कंक्लूड कर लोगे। तो लेट्स गो। लो कॉन्सेप्ट सिनेमा क्या होता है, या लो कॉन्सेप्ट स्टोरी क्या होती है, या लो कॉन्सेप्ट फिल्म क्या होती है? लो कॉन्सेप्ट इज अ स्टोरी दैट पुट्स फोकस ऑन द वर्ल्ड एंड कैरेक्टर्स सराउंडिंग द प्लॉट इंस्टेड ऑफ द प्लॉट इटसेल्फ। इसको जो कि थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको सिंपल से आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई फिल्म कैरेक्टर बेस्ड होती है तो वो लो कॉन्सेप्ट फिल्म मानी जाती है। जैसे कि इंडियन फिल्म्स होती हैं जिसपे कैरेक्टर्स पे, इमोशंस पे फोकस किया जाता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीजें, और पूरा लाइफ दिखाई जाती है, उनको लो कॉन्सेप्ट फिल्म मानते हैं। Low concept films focus on character driven stories, everyday situations, and subtle narratives rather than relying on a single big idea or marketable hook. These films often delve deeply into emotions, relationships, and human experiences without a flashy or high concept premise. A low concept story has three elements. It is not easily explained. It talks about everyday life and relationships. It is character driven. We fall in love with the characters. Low concept films are mostly character driven. अब इससे आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि दो तरीके की फिल्में होती हैं, एक होती है प्लॉट ड्रिवन, एक होती है कैरेक्टर ड्रिवन। तो जो कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में होती हैं उनको हम लो फोकस, लो कॉन्सेप्ट वाली फिल्में मानते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जो लो कॉन्सेप्ट फिल्में होती हैं उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि मार्वल एवेंजर्स है, अब उन्होंने खैर लो कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट है उसको हाई कॉन्सेप्ट में घुसाना शुरू कर दिया है। उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे उन्होंने दोनों चीज़ों का एमेलगमेट किया है, बिकॉज पीपल वर गेटिंग बोर्ड वॉचिंग द हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स इन द सेम मैनर। एंड लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स पहले 8 फ़िल्मों में काउंट होती थी। मतलब इस तरह की फ़िल्में जो डेली लाइफ़ को दिखा रही हैं, कैरेक्टर्स की बात कर रही हैं, ये सारी चीज़ें होती थी। धीमे-धीमे उसका एक झुकाव हाई कॉन्सेप्ट की तरफ होने लगा लोगों का, कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए और एक बहुत ही फ़ास्ट मूविंग फ़िल्म होनी चाहिए। जितनी फ़ास्ट मूविंग फ़िल्म होगी हम उसे उतना हाई कॉन्सेप्ट कहते हैं। फ़ास्ट मूविंग फ़िल्म में आपको सोचने का समय नहीं मिलता है, इमोशनल होने का समय नहीं मिलता है। तो इसलिए उन्हें हाई कॉन्सेप्ट फ़िल्म कहा जाता है, क्योंकि वो मार्केट आसानी से हो जाती है, उनको बेचा जा सकता है। तो बेसिकली ये हॉलीवुड की टर्मिनोलॉजी है, इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं है। क्योंकि इंडिया में हमेशा से जो फ़िल्में बन रही हैं उनको अगर इस टर्म से यूज़ किया जाएगा तो उसको हमेशा लो कॉन्सेप्ट फ़िल्म ही बोला जाएगा। क्योंकि इंडिया में हमेशा से इमोशंस को आगे रखा गया है, रिलेशंस को आगे रखा गया है, क्योंकि हमारी लाइफ़ भी वैसे ही है। हम लोग बहुत पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं, जहाँ पे आपको लोग ही लोग दिखेंगे, आपके रिश्तेदार होते हैं। कई बार हम कुछ गलत करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे लोग उसको देख रहे होंगे। जैसे मैं यूएस और कनाडा की बात करूँ तो वहाँ पे लोग बहुत आइसोलेटेड तरीके से रहते हैं। दिन में आप निकलोगे तो वहाँ पे आपको लोग दिखेंगे ही नहीं। स्विट्ज़रलैंड भी जाओगे तो वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है। मतलब यू कांट इवन, अगर आप ज़िंदगी भर इंडिया में रहे हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि लोग वहाँ पे किस तरह से रहते हैं। वहाँ पे हरियाली है, रिवर साफ है, नदियाँ साफ हैं, उसके पीछे कारण ये है कि पॉपुलेशन ही नहीं है। यहाँ से लोग जा रहे हैं, आप जाके उसको हिसाब से ठीक कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एक अलग शब्द से कहो तो गंदा कर रहे हैं। बट वहाँ के लोग, इतनी पॉपुलेशन होती ही नहीं है, तो वो लोग घर से निकलते ही नहीं है। दूसरा ठंडा बहुत है, जैसे कैनेडियन सिटीज़ हैं, बहुत ठंडी हैं, लोग घर से नहीं निकलते, घर से ही काम करते रहते हैं। ऑफ़िस जाते हैं, दिन भर ऑफ़िस में बैठे रहते हैं। दुनिया भर का जो 25% एनर्जी रिसोर्सेज़ है, वो यूएस और कनाडा यूज़ करता रहता है। ख़ैर, इन सब बातों में अभी हम नहीं जाएँगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लो कॉन्सेप्ट, हाई कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली हॉलीवुड ने एक स्टिग्मा दिया था उन फ़िल्मों को जो उनके हिसाब से लो कॉन्सेप्ट फ़िल्में हैं, जिसकी वजह से वो इंडियन फ़िल्मों को लो कॉन्सेप्ट मानते थे, क्योंकि यहाँ की फ़िल्मों में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं कई बार। मतलब एक ही फ़िल्म के अंदर कई सारे प्लॉट होंगे। अब हम आपके कौन देख लो, शुरुआत में कुछ चल रही है, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्लॉट दैट इज़ हैपनिंग। प्लॉट समय के साथ चेंज हो जाता है, कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, उनके साथ प्लॉट भी चेंज हो जाता है। शुरुआत में हो सकता है हीरो का गोल कुछ और हो, एंड में उसका गोल कुछ और हो जाता है। केजीएफ ही देखो तो शुरुआत में उसका गोल मुंबई पे राज करना था, बाद में वो केजीएफ में जाके लोगों को बचाने लगा था। तो फर्स्ट फ़िल्म और सेकंड फ़िल्म में कोई कनेक्शन नहीं है। गोल्स चेंज हो गए हीरो के। तो यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है वो ये है कि आप 3 घंटे की फ़िल्म दिखा रहे हो, तो 3 घंटे में आदमी एक ही चीज़ को चेज़ करेगा, तो आप बोर हो जाओगे कि भाई 3 घंटे से एक आदमी एक ही चीज़ के पीछे पड़ा है, मैं कितना देखूँगा उसको? अब तक तो ले लेना चाहिए था उसको। पब्लिक बोर हो जाएगी, तो आप उसके प्लॉट्स चेंज करते रहते हो। साउथ की फ़िल्मों में तो आजकल 2 हीरोइन्स का कॉन्सेप्ट भी चलने लगा है, जहाँ पे वो 2-2 हीरोइनें रखते हैं एक ही एक फ़िल्म में, जहाँ पे हीरो एक पास्ट में हीरोइन होती है, एक फ्यूचर में हीरोइन होती है, या फिर वो साथ में दोनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जिसमें एक लड़की उससे प्यार करती है और वो दूसरी लड़की से प्यार करता है। और वो बड़ा ही मैचो अल्फा मैन टाइप का, नंदमूरी बालकृष्ण या महेश बाबू टाइप का हीरो है। तो उसमें वो मत समझो उसको कि वो ट्रायंगल है।
संगम वाला की मतलब एक लव स्टोरी है, नहीं वो फ़िल्म का मेन प्लॉट है ही नहीं। वो सिर्फ़ एक लड़की है कॉलेज की जो अपने प्रोफ़ेसर हैं नंदमूरी बालकृष्ण या महेश बाबू या रवि तेजा टाइप के, जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार हो रखा है और रवि तेजा उनको भाव नहीं देते हैं पर उनकी मदद कर देते हैं और वो इमोशनल हो जाती है उनकी तरफ। पर एक्चुअली रवि तेजा को प्यार किसी और लड़की से होता है। तो ये एक अलग ही लेवल का इमोशन है जो मेरे ख़्याल से हॉलीवुड वाले सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का इमोशंस हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं आप लाइफ़ में फ़ील करोगे, जो अगर आप ध्यान दो, अपने मॉनिटर करो अपने थॉट्स को, जो हम ने डेली बेसिस पे फ़ील करते हैं, जो फ़िल्मों में कई बार नहीं दिखाए जाते हैं। कई बार राइटर्स इन इमोशंस को ही एक्सप्लोर करते हैं फ़िल्मों में और धीमे-धीमे इन इमोशंस की वजह से फ़िल्मों का ग्राफ भी चेंज होने लगा है, फ़िल्मों को बनाने का तरीका भी चेंज होने लगा है। तो बेसिकली लो कॉन्सेप्ट वो फ़िल्में होती हैं जो हॉलीवुड को लगता है कि जिसमें इमोशंस होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी होती है। मेन प्लॉट कैरेक्टर के अराउंड ही घूम रहा होता है और जो सब कैरेक्टर्स होते हैं वो फ़िल्म को आगे चला रहे होते हैं और प्लॉट से मतलब नहीं होता है, कैरेक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कपूर एंड सन्स टोटल कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी, कैरेक्टर्स के बीच में लड़ाई हो रहा है, कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसी के बारे में स्टोरी है, वहीं से स्टोरी आगे मूव कर रही है। घोसला का घोसला अगेन स्टोरी अबाउट द कैरेक्टर्स। इसी अगर आप घोसला घोसला के बारे में सोचोगे तो आपको कैरेक्टर्स याद आएँगे, प्लॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हालाँकि प्लॉट उसका मज़ेदार था, पर वो कैरेक्टर्स उसको ओवरशैडो कर देते हैं, जिस तरह से कैरेक्टर्स प्ले किए गए हैं, उनके जो पंचेस थे और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, आपको घोसला-घोसला कैरेक्टर्स याद होंगे, प्लॉट याद नहीं होगा। रेनकोट, एक कमरे में 2 लोग मिलते हैं, अगेन लो कॉन्सेप्ट फ़िल्म, लो बजट फ़िल्म, ये भी एक प्रॉब्लम है ये भी एक पॉइंट है इसमें लो कॉन्सेप्ट और हाई कॉन्सेप्ट में कि लो कॉन्सेप्ट फ़िल्मों को बेसिकली लो बजट माना जाता था और हाई कॉन्सेप्ट फ़िल्मों को हाई बजट माना जाता है, उससे बहुत ग्राफ़िक्स होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इस तरह से माना जाता था। High concept films. High concept is a type of artistic work that can be easily pitched with a succinctly stated premise. It can be contrasted with low concept, which is more concerned with character development and other subtleties that are not as easily summarized. High concept films are characterized by a unique and easily marketable idea, often with a strong visual or narrative hook. In Hindi cinema, several films have gained recognition for their high concept approach. A high concept story has three key elements. It is easily explained, it is intriguing, it is event driven. High concept films are mostly plot driven. अब जैसे इसमें एक लाइन लिखी है कि इट इज इजीली एक्सप्लेन इसलिए है क्योंकि उस पूरी फिल्म में सिर्फ एक गोल है, एक प्लॉट है जिसको दिखाया जा रहा है, एक हीरो का एक ही गोल है जो उसको अचीव करना है। तभी अगर आप यूएस की फिल्में देखोगे वो मुश्किल से 1.5 घंटे की या 2 घंटे की होती हैं, पर इंडियन फिल्में 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे की होती हैं। तो वहाँ की फिल्मों को आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको लॉग लाइन और वन लाइनर का कॉन्सेप्ट समझाया था, जो हॉलीवुड से यहाँ पे आया है, वो यहाँ पे एक्चुअली वर्क नहीं करता है, पर हमें फोर्सफुली वर्क करवाया जाता है कॉर्पोरेट्स के थ्रू। क्योंकि यहाँ की फिल्मों में एक ही फिल्म में बहुत सारे प्लॉट्स हो सकते हैं, वहाँ की फिल्मों में एक प्लॉट में ही पूरी फिल्म बनाई जाती है, एक फिल्म में एक ही प्लॉट होगा। इसीलिए इसको हाई कॉन्सेप्ट कहा जाता है क्योंकि इसको बेचना आसान होता है। आप एक आइडिया को आसानी से सेल कर सकते हो, पर पूरी फ़िल्म को आपको सेल करना बड़ा मुश्किल होता है बाहरी कंट्रीज़ में। इंडिया में आप अगर फ़िल्म को देखो तो आप बहुत अलग-अलग तरीकों से प्रमोट करते हो। आप एक्टर्स के थ्रू प्रमोट करते हो, उनके पर्सनल लाइफ़ एनेक्डोट्स के थ्रू वो जो इंटरव्यूज़ देते हैं। उसके अलावा आप म्यूज़िक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके थ्रू प्रमोट करते हो, फिर डांस, विजुअल्स उसके थ्रू प्रमोट करते हो, फिर एक्शन उसके थ्रू प्रमोट करते हो। तो जो मेन इंग्रीडिएंट्स हैं इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के वो आपका डांस, एक्शन एंड सॉन्ग्स है। म्यूजिक प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन द फिल्म मार्केटिंग प्रमोशन जोन। सो यहाँ का जो प्रमोशन सिस्टम बड़ा अलग है, पर वहाँ पे अगर एक प्लॉट बताया जाए, अगर लोगों को प्लॉट ही इंटरेस्टिंग लगता है तो लोग उस पिक्चर को देखने चले जाते हैं। तो लो कॉन्सेप्ट फिल्मों में कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ज़्यादा बात होती है, पर हाई कॉन्सेप्ट फिल्मों में कैरेक्टर डेवलपमेंट में उतनी बात नहीं होती। कैरेक्टर्स कई बार डेवलप भी नहीं होते, उनका कोई आर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। प्लॉट की वजह से उनकी लाइफ में जो चेंजेस होते हैं उसी को आप कैरेक्टर आर्क उनका कह सकते हो, पर उनकी लाइफ में एक रियलाइजेशन वाला पॉइंट बहुत लेट आता है। जैसे हमारी फिल्म में थ्रू आउट रियलाइजेशन होते रहते हैं हीरो को, और वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है। कई बार अमेरिकन फिल्म में आप देखोगे ये एक मेजर ड्रामेटिक पॉइंट आएगा जो मैंने पढ़ा था बहुत टाइम पहले, और मैं उसी का इंतजार कर रहा था अपनी रियल लाइफ में। जब मैं लिटरेचर पढ़ता था तो मैं एक चीज़ पढ़ी थी कि हर किसी की लाइफ में एक ड्रामेटिक मोमेंट आता है जब वो अपनी लाइफ उसकी चेंज हो जाती है, रात में वो सोचता है और अगले दिन से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में जो ट्रांजिशन होता है कैरेक्टर्स का वो धीमे धीमे ही होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये हाई कॉन्सेप्ट फिल्में हैं इसमें रियलाइजेशन बहुत झटके से होता है और वो चीज़ हो जाती है। तो जैसे वो चीज़ हो जाएगी उसको आप हाई कॉन्सेप्ट फ़िल्म कहोगे। तो इस फ़िल्म में एक ही चीज़ होती है जिसको हीरो को पाना होता है, एक ही प्लॉट होता है और प्लॉट ड्रिवन होता है। ऐसी फ़िल्मों में आपको प्लॉट पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है, आपको प्लॉट ज़्यादा याद रहेगा पर कैरेक्टर्स उतने अच्छे से याद नहीं रहेंगे। पीके, हालाँकि पीके आई वुड कॉल अ हाई कॉन्सेप्ट फ़िल्म क्योंकि इसमें आप हीरो, हीरोइन या किसी भी कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हो, उतना ही जानते हो जितना रेलेवेंट है। बट इसको मैं बहुत ज़्यादा इसको कहूँगा कि मिक्सचर है लो कॉन्सेप्ट एंड हाई कॉन्सेप्ट फ़िल्म का, पर इसमें जो लीड कैरेक्टर है आमिर खान, उसके कैरेक्टर के बारे में आप नहीं जानते हो। पर अगर आप इसमें एक पिक्चर में ध्यान दो पीके में तो आमिर खान को आप डेफिनेशंस के हिसाब से या लिटरेचर के हिसाब से लीड कैरेक्टर नहीं मानोगे। इसमें लीड कैरेक्टर अनुष्का शर्मा थी
और आमिर खान का रोल बड़ा था इसलिए वो आपको दिखता है और लीड कैरेक्टर जैसा दिखता है, पर एक्चुअली वो सपोर्टिंग कैरेक्टर था। स्टोरी तो अनुष्का शर्मा की थी, उसको उस लड़के से मिलना था, स्टोरी तो उसकी चल रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है, गोल उसको अचीव करना है। इसका तो कोई गोल ही नहीं था, ये तो जहाँ पे सिर्फ नई-नई चीज़ें लर्न कर रहा था और उसके हिसाब से बिहेव कर रहा था। तो पीके में आमिर खान बेसिकली आपका लीड कैरेक्टर नहीं है, उसमें अनुष्का शर्मा आपकी लीड कैरेक्टर है, बट चूँकि वो रोल इतना ज़्यादा बड़ा है और इन्फ्लुएंशियल था, डायलॉग्स ज़्यादा उसके पास थे, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो लीड कैरेक्टर है और फ़िल्म को मूव कर रहा है। पर अनुष्का शर्मा के बिना वो फ़िल्म मूव नहीं करती, क्योंकि वो उसी की प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो रही थी। तो इस फ़िल्म में आमिर खान को आप मेंटर कह सकते हो कि मेंटर की तरह यूज़ किया गया और मेंटर का रोल इतना ज़्यादा लॉन्ग कर दिया गया है कि वो आपको लीड कैरेक्टर जैसा दिखने लगता है। नाइस एग्जाम्पल ऑफ अ हाई कॉन्सेप्ट फिल्म व्हिच इज़ सोल्ड ऑन वन बेसिक प्रेमाइस। ये एक अंधा आदमी है एंड ही विटनेसेस अ मर्डर, नाउ व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू टू सेव हिमसेल्फ। सो ये कहानी टोटली टोटली हाई कॉन्सेप्ट है और ये जो कि श्रीधर राघवन ने बनाई है या श्रीराम राघवन, मैं हमेशा नाम कंफ्यूज कर देता हूँ दोनों के, और दोनों से मैं मिला भी हूँ और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं दोनों, बट अगेन जैसे वो जो कश्यप गैंग है ना, उसी के पार्ट हैं ये और ये लोग सब साथ में ही आए थे और ये सब बहुत ज़्यादा हॉलीवुड की फिल्मों से ही इंस्पायर्ड है, तो ये उसी तर्ज पे वर्क करते हैं, उसी तरीके की फिल्में बनाते हैं। दृश्यम दृश्यम एक्चुअली बेसिकली एक जापानीज नॉवल है, डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स, उसके ऊपर बेस्ड है। उसका एक जापानीज वर्जन भी बना था, उसके बाद उसको इंडियनाइज करके दृश्यम बनाई गई, जो मोहनलाल की थी पहले, उसको कॉपी करके फिर अजय देवगन वाली फिल्म बनाई गई और ये पिक्चर कई अलग अलग कंट्रीज में भी बन रही है। पर एक चीज़ आप नोट करोगे, अगर आप डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फैमिली वैल्यूज दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। तो उसमें एक औरत है और उसकी एक बेटी है और बगल में एक मैथ्स का प्रोफेसर रहने के लिए आता है, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता उसके बैकग्राउंड के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। और एक रात को उसका औरत का पति उससे मिलने के लिए आता है और वो पति को गलती से मार देती है, पति की डेथ हो जाती है। मैथ्स प्रोफेसर उधर से सुन लेता है, उसको समझ में आता है कि उस बंदे को मार दिया गया है, वो हेल्प करने के लिए जाता है और जाके उनकी हेल्प करता है और पूरा एक डिवाइस प्लॉट करता है। पर उसका बैड लक ये होता है कि जो वहाँ पे नया पुलिस पोस्टिंग हुई है, वो उसका बचपन का दोस्त है और वो उससे अक्सर मिलने आता है और वो ये क्राइम सॉल्व करता है, पर एंड में वो आत्महत्या कर लेता है। तो इसका जो बढ़िया वर्ज़न है वो करीना कपूर और जयदीप अहलावत वाली जो फ़िल्म आई थी, वो पूरी दृश्यम ही है। उसको डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स के थ्रू से कॉपी किया गया है। तो वो बड़ी मतलब ओरिजिनल से इंस्पायर्ड वाली फ़िल्म है कि उसमें जैसा ओरिजिनल किताब में लिखा है वैसे ही पिक्चर को दिखाया गया है। बाहुबली इज़ अ कॉन्सेप्ट सॉरी काल्की उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि काल्की उसके बाद एक और फ़िल्म है काल्की। काल्की उसके बाद एक और फ़िल्म है जो हाई कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है, जिसमें आपका एक कॉन्सेप्ट चलता है, हीरो को एक गोल अचीव करना है। हर एक कैरेक्टर का अपना एक गोल है जो उसको अचीव करना है। फ़िल्म को प्रमोशन के लिए बहुत सारा मटेरियल आपके पास गाने हैं, आपके पास विजुअल्स हैं, आप पिक्चर को प्रमोट करते हो एक ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू जो फ्यूचर में है, एक साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट है। साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट आप जब भी बनाते हो, कैसा भी होगा वो अपने आप हाई कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मार्केट करना बहुत आसान होता है। तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि जो पिक्चर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होती है और ईज़िली सेल हो जाएगी, उसको हम हाई कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। जो आसानी से सेल नहीं होगी, उसको हम लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो इमोशंस होते हैं, वो मोस्टली गरीबों के पास होते हैं और जो अमीर होते हैं, वो इमोशनलेस होते हैं। दिस इज़ बेसिक थिंग व्हिच यू व्हेन यू विल रीड मार्केटिंग देन यू विल अंडरस्टैंड, एंड also from your personal experiences you will understand that most of the rich people became rich because they are not very emotional. मैकगफिन ये एक ऐसा प्लॉट डिवाइस है जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज मैंने एक फिल्म देखी थी, मैं उस फिल्म का नाम भूल गया और मैं बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो शायद फ्रेंच या इटालियन फिल्म थी, शायद स्पेनिश फिल्म थी, मुझे पता नहीं। बहुत टाइम पहले देखी थी, इंटरनेशनल फिल्में देखता था जब मैं, और मेरे पास ऐसे कुछ वेबसाइट्स थी जहाँ पे वो फिल्म बड़ी आसानी से मिल जाती थी, वो सारी वेबसाइट्स बंद हो चुकी हैं। तो उस फिल्म में एक कार थी, उस कार के अंदर कुछ सामान था जो कभी दिखाई नहीं पड़ता है, एंड एवरीवन जब भी उसे देखता था तो वो एकदम एकदम आश्चर्यचकित हो जाता था। वो सेम चीज़ पल्प फिक्शन में क्वेंटिन टेरेंटिनो ने करने की कोशिश करी है, जहाँ पे आप देखोगे कि सूटकेस है और सूटकेस के पीछे हर कोई पड़ा हुआ है, पर सूटकेस के अंदर क्या है ये किसी को पता नहीं चलता है। तो हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में ये है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको इसका लॉजिक भी समझ में आएगा और साइकोलॉजिकल रीजन भी समझ में आएगा। In fiction, a MacGuffin, sometimes MacGuffin, is an object, device, or event that is necessary to the plot and the motivation of the characters, but insignificant, unimportant, or irrelevant in itself. The term was originated by Angus MacPhail for film adopted by Alfred Hitchcock and later extended to a similar device in other fiction. The MacGuffin technique is common in films, especially thrillers. Usually, the MacGuffin is revealed in the first act and thereafter declines in importance. It can reappear at the climax of the story but may actually be forgotten by the end of the story. Multiple MacGuffins are sometimes derisively identified as
प्लॉट कूपन्स। तो बेसिकली एक कोई फ़िल्म थी अल्फ्रेड हिचकॉक की, शायद ट्रेपीज़ थी या कोई ऐसी फ़िल्म थी, नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट थी या कोई भी एक ऐसी फ़िल्म थी, मैं भूल गया। उसमें कैरी ग्रांट थे और उनका फर्स्ट हाफ में ना कुछ अलग गोल होता है और वो किसी एक हीरे के पीछे भाग रहे होते हैं। वो हीरे कभी मिलते नहीं, और सेकंड हाफ में उनका प्लॉट पूरा चेंज हो जाता है और हीरे भी भूल जाते हैं कि मतलब वो हीरे पकड़ने के लिए निकले थे। तो ये पहली बार वहाँ पे इस्तेमाल हुई थी ये चीज़। अब पल्प फिक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि सूटकेस कभी खोलते हैं तो सूटकेस में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। लाइक इंडियन ऑडियंस को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर आप उन्हें कोई चीज़ दिखा रहे हो तो बताओ उसके अंदर है क्या? अदरवाइज़ दे विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द फ़िल्म कि आप बताया ही नहीं उसमें क्या था। बट ये एक प्लॉट डिवाइस है, मैकगफिन, जो बहुत सारी फ़िल्मों में यूज़ होता है। अगर आप बाहर की पिक्चर देखो, जिसमें कोई एक चीज़ दिखा दी जाएगी, पर उस चीज़ का अपने आप में कोई पर्पज़ नहीं है। उस तो वो जैसे अब होता है ना, केमिकल रिएक्शन होता है कि 2 केमिकल हैं, आप उनको साथ में डाल दोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। पर जब आप एक कैटलिस्ट उसमें डाल देते हो, तो कैटलिस्ट का कुछ भी चेंज नहीं होता, पर वो उस केमिकल रिएक्शन को हेल्प करता है होने में। जब आप वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है और आप कैटलिस्ट को ऐसे ही बाहर निकाल सकते हो, वैसे का वैसे ही रहेगा। पर अगर वो नहीं पड़ेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। तो उसका पार्टिसिपेशन ये है कि वो वहाँ पे था इसलिए केमिकल रिएक्शन हुआ, अदरवाइज़ उससे कोई मतलब नहीं था। तो सेम मैकगफिन है। तो कई ऐसी पिक्चरें होती हैं जिसमें कोई चीज़ दिखाई जाती है पर उसका उस ऑब्जेक्ट का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है। उस ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ़ वहाँ मिलना होता है। जैसे अमर अकबर एंथोनी, उसमें बताया गया कि मेले में वो भाई मिल गए, या वक़्त पिक्चर है, मेले में भाई मिल गए, तो मेले से कोई मतलब नहीं है। मेला आप घूमोगे भी तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ़ एक जगह है जिसकी वजह से वो भाइयों का एक प्लॉट बन के आता है। या एक गन थी, उस गन को ढूँढते हुए वो अपने बचपन के भाई को ढूँढ लेता है। किसी फ़िल्म में मान लो ऐसा प्लॉट हो कि बच उस गन को ढूँढने की, गन है किसकी करके अपने भाई को ढूँढ लेता है। गन किनारे हो जाएगी, मेन चीज़ ये है कि भाई, भाई मिल गया। तो उस भाई तक पहुँचने के लिए कोई तो रीज़न चाहिए था, तो हम वो रीज़न ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नोलान से अच्छा कोई नहीं कर सकता। हालाँकि नोलान बहुत ज़्यादा मैकगफिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडियन फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस हर चीज़ को जानना चाहती है, एक्सप्लेन करना चाहती है, स्पून फीडिंग चाहती है। पर बाहर की बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसमें इस कॉन्सेप्ट यूज़ होता है मैकगफिन का, जिसमें कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है पर ये बताया नहीं जाता है कि वो चीज़ है क्या? अब एक एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कोहिनूर डायमंड का, मैंने ऐसे गूगल करके डाला कि मैकगफिन के इंडिया में कोई एग्ज़ाम्पल है, तो कोहिनूर डायमंड बादशाह में, कोहिनूर डायमंड कभी शाहरुख खान का उसमें मकसद था ही नहीं। मकसद तो बेसिकली बच्ची को बचाना था, फिर एंड में जाके प्राइम मिनिस्टर को बचाना था। तो कोहिनूर डायमंड सिर्फ़ एक प्लॉट डिवाइस था जिसको अगर वो मिल जाए तो उसी चक्कर में भसड़े शुरू हो जाए, लफड़ा शुरू हो जाए, इधर से उधर चीज़ें पहुँचती जा रही हैं। पर उसका अपने आप में कोई मतलब था नहीं। अंदाज़ा अपना ब्लैक कोट था कि ये ब्लैक कोट पहना हुआ है, वही आदमी परेश रावल है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। पर उस ब्लैक कोट का अपने आप में कोई रेलेवेंस है नहीं कि वो ब्लैक कोट का कुछ होने वाला है, नहीं। वो सिर्फ़ एक प्लॉट डिवाइस है, जिसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जगह कुछ भी और भी हो सकता था। अब थर्ड मैंने इसमें एक चीज़ लिखी है, अमिताभ बच्चन आइडेंटिटी डॉन, जो मुझे याद आया कि अमिताभ बच्चन के पास एक, बताते हैं ना, एक रेड डायरी थी, जिसमें डॉन की सारी बातें लिखी थी कि डॉन ने क्या-क्या हरकतें की। उस रेड डायरी से लोगों को डराते रहते थे। पर वो रेड डायरी कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई। उसका कोई मतलब ही नहीं था। विलेन को तो उसने गोली से मार दिया। तो रेड डायरी सिर्फ़ एक प्लॉट डिवाइस था ताकि दिखाने के लिए, जो ना ये मैकगफिन का भी आपने पहले पढ़ा कि वो थ्रिलर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो थ्रिलर्स के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है, ये आपको थ्रिल एलिमेंट देता है। क्योंकि ऑडियंस ऑलवेज़ आर लुकिंग इन द फ्यूचर डायरेक्शन कि अब आगे क्या होगा। दे वांट टू एंटिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फिल्म। थ्रिलर फिल्म में हमेशा एंटिसिपेशन होना चाहिए, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब होना चाहिए। टाइम बॉम्ब को आप टाइम बॉम्ब की तरह मत लो, कोई ऐसी चीज़ होने वाली चाहिए जी, आप उसको पाना चाहते हो, या वो चीज़ फूट जाएगी, या इतना ही टाइम है उसमें ये चीज़ होनी है। तो कुछ डेडलाइंस देनी पड़ती हैं ताकि ऑडियंस भी एक्साइटेड हो और कैरेक्टर के साथ और प्लॉट के साथ एकदम मर्ज हो जाए कि क्या ये हो पाएगा, क्या ये नहीं हो पाएगा। सो दैट क्वेश्चन हैज़ टू कम। थ्रिलर पिक्चर का मेन मकसद ही ऑडियंस के दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट करना है, वेदर इट इज गोइंग टू हैपन और वेदर इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। क्या वो डायरी मिलने के बाद सारी चीज़ें चेंज होंगी या नहीं होंगी, उस डायरी में लिखा क्या है। पर एंड तक वो डायरी फिर पता चलता है कि इस्तेमाल ही नहीं हुई, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं था। वो डायरी में क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं है। ब्रीफ केस, पल्प फिक्शन के सीन्स देखना। पल्प फिक्शन पिक्चर तो मतलब कितनी बार भी देख लो, आप बोर नहीं होगे। उस पिक्चर को देखो, आपको मैकगफिन का बेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आएगा। ड्यूस एक्स मैशिना। Deus Ex Machina is a plot device whereby a seemingly unsolvable problem in a story is suddenly and abruptly resolved by an unexpected and unlikely occurrence. Its function can be to resolve an otherwise irresolvable plot situation, to surprise the audience, to bring the tale to a happy ending, or act as a comedic device. ये कॉमेडिक डिवाइस की तरह भी इस्तेमाल होता है। हालाँकि अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत आसान सी चीज़ है। ये मोस्टली फ़िल्मों में, लिटरेचर से आई है। लिटरेचर में ये चीज़ बहुत इस्तेमाल होती थी, और यही वो चीज़ है जो हम लोग ट्विस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पे क्लाइमैक्स में। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आपने अभी मार्वल्स की फ़िल्म देखी होगी, एवेंजर्स पार्ट 2, जिसमें सारे लोग को घेर लेते हैं गुंडे। वो जो जो भी होते हैं उसमें, मतलब थॉर भी होता है, बाकी लोग होते हैं, थॉर नहीं होता, सॉरी, बाकी लोग होते हैं, मतलब जितने भी थे। ब्लैक पैंथर होता है, स्कारलेट विच होती है, एंड
अपना ये हल्क होता है, थॉर बोल रहा था, हल्क होता है और सबको घेर लेते हैं, मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, गुंडे बढ़ते जा रहे हैं और सडनली ऊपर से एक लाइट रेज़ गिरती है और थॉर वहाँ पे आ जाता है और सबको खत्म कर देता है। एंड एट दैट मोमेंट आपको भी लगा ना कि अब यार ये लोग या तो वापस कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, पर इनको बचाने के लिए कौन आएगा? और सडनली थॉर आता है एंड दैट इज़ द दैट इज़ वन प्लॉट डिवाइस व्हिच एक्साइट्स यू वेरी मच। सो कई बार फ़िल्मों में आप पिक्चर ऐसी क्रिएट करते हो कि हीरो ऐसी सिचुएशन में फँस जाए जहाँ से वो निकल ही नहीं सकता। फिर आप उसको एक ऐसा सॉल्यूशन देते हो कि भैया आपका दिमाग हिल जाता है। जैसे कि पुष्पा पिक्चर में एक सीन है जिसमें कि पुलिस आ जाती है और इतनी सारी लकड़ियाँ वहाँ पे रखी चंदन की। पुलिस के सामने वो लकड़ियाँ नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो इल्लीगल है। तो आपको लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी लकड़ी कैसे छुपाओगे यार? तुम कहाँ लेके जाओगे? पुलिस तो पकड़ ही लेगी, गाड़ी भी स्टार्ट करोगे, ट्रक भी स्टार्ट करोगे तो पता चल जाएगा और ट्रक लेके जाओगे भी कहाँ? पुलिस तो हर जगह पकड़ लेगी। वो रस्सियाँ काटता है और सबको पानी भरा देता है। हालाँकि वो बहुत इंटेलिजेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट वो सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन करता है, वो सारी लकड़ियाँ बचा लेता है। लास्ट मोमेंट जो सॉल्यूशन आता है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो एक आइडिया के फॉर्म में आ सकता है, किसी आदमी के फॉर्म में आ सकता है। अब जैसे मैंने ये सीन डाला हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स का, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है, पर इस सीन में ऐसा लगता है कि जॉन स्नो अकेले लड़ने जा रहा है इतने सारे लोगों से, वो तैयार है लड़ने के लिए और सडनली पीछे से एक भीड़ आती है कुछ और लोगों की और वो आके उसको सेव करते हैं। अब मुझे याद नहीं कौन-कौन से किंगडम्स थे उसमें, बहुत टाइम पहले देखा था मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स। बट लास्ट मोमेंट जब कोई हेल्प आती है, इट गिव्स यू सच अ ग्रेट फीलिंग। और मैं अक्सर फ़िल्में जब ऐसी एक्शन फ़िल्में लिखता हूँ, तो मैं ऐसा कोई कैरेक्टर रख देता हूँ, मेंटर हो या कोई भी हो, जिसको मैं लास्ट मोमेंट लेके आऊँ। अभी मैंने एक लास्ट फ़िल्म लिखी थी, उसमें मैंने ये चीज़ यूज़ करने की कोशिश की थी, पर प्रोड्यूसर तैयार नहीं था उसके लिए। उसको समझ में नहीं आता है कि यार उसको ना कई बार लोग स्टोरी को स्टोरी की तरह देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि फ़िल्म जब विजुअली दिखाई जाएगी तो उसके क्या रीज़न्स होंगे। पेपर पे फ़िल्म अलग होती है क्योंकि वो वर्ड्स में होती है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। पर जब आप उसे फ़िल्म बना रहे हो, तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। तो एज़ अ स्क्रीन राइटर आपको ये भी सोचना पड़ता है कि फ़िल्म विजुअली कैसी लगेगी? विजुअली वो पॉइंट में एक्साइटमेंट आएगा कि नहीं? ड्यूस एक्स मशीना को आप मेजर ट्विस्ट क्लाइमैक्स पे यूज़ कर सकते हो। इसको हर जगह बार-बार यूज़ करोगे तो ऑडियंस प्रेडिक्ट कर लेगी। साउथ इंडियन फ़िल्मों में बहुत यूज़ होता है। कोई एक कैरेक्टर है जो मर गया है, बीच की फ़िल्म में मार दिया है, इंटरवल में मार दिया उसको और सडनली एंड में वो वापस आता है। जवान पिक्चर में भी होता है ना ये, मतलब वो शाहरुख खान एकदम से आता है, शाहरुख खान को सबने पकड़ लिया है, उसके सारे लोगों को पकड़ लिया है। अब शाहरुख खान के कुछ ही लड़कियाँ हैं जिनके साथ वो काम करता है। अब उनके अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। अब जब सबको ही पकड़ लिया है तो शाहरुख को बचाने आएगा कौन? पर सडनली एक बुड्ढा शाहरुख खान आ जाता है एंड यू आर लाइक व्हाट द फक दिस इज हैपनिंग? दिस इज अ मेजर ट्विस्ट, लास्ट मोमेंट मेजर ट्विस्ट। सीटियाँ बजती हैं थिएटर में इसके चक्कर में और साउथ इंडियंस इस कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी फ़िल्मों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एक ऐसे आदमी को ऐसे मोमेंट पे लेके आओ जब आपका हीरो मर रहा हो और ऐसे आदमी को लेके आओ जो आपने सोचा भी नहीं हो कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। पर आप उसको जानते हो, ऐसा नहीं है आप उसको जानते नहीं हो। तो पहले सीन में दिखा दिया था कि वो कौन है, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस किया। अगर वो कोई रैंडम ही आदमी होगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आपको पता होना चाहिए कि जो मदद करने आ रहा है तो आप सरप्राइज़ होगे, पर आपको पता चलेगा अच्छा वो थे मदद करने वाले। एंड दैट्स हाउ यू कनेक्ट द स्टोरी एंड दैट्स हाउ यू फील वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड यू फील ऑन द सेम लेवल एज़ द हीरो। कि हीरो जितना एक्साइटेड और हेल्प हेल्प फील कर रहा होगा, रिलीव्ड फील कर रहा होगा, उतने रिलीव्ड आप भी फील कर रहे होगे उस टाइम पे। लॉर्ड कृष्णा's इंटरवेंशन, ओह माय गॉड! जब परेश रावल एकदम हार रहा होता है तो लॉर्ड कृष्णा आ जाते हैं अक्षय कुमार के रूप में। मोगैम्बो's बटन्स मैल फंक्शन, लास्ट मोमेंट पे मोगैम्बो के बटन काम करना बंद कर देते हैं और अनिल कपूर भाग जाता है। विजय सडन मेमोरी रिकवरी अमर एंथोनी, अमिताभ बच्चन की मेमोरी एकदम से वापस आ जाती है। अमर एंथोनी में उसे सब याद आ जाता है। वो इंडिया विनिंग डिस्पाइट ऑड्स, इंडिया हार रही होती है, ब्रिटिशर्स जो सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं उनके सामने इंडिया जीत जाती है। अगेन इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ लास्ट मोमेंट इंटरवेंशन। जिस आदमी से बिल्कुल भरोसा नहीं होता है वो आदमी आपको जिता देता छक्का मार के। और रोहित से रिसेक्शन कोई मिल गया, रोहित लोग बार बार परेशान कर रहे होते हैं, परेशान करते हैं, जादू आता है, कुछ दिखाता है और बास्केटबॉल मैच जीत जाता है। लास्ट मोमेंट इंटरवेंशन। रेड हेरिंग, a red herring is something that is used to divert attention from the truth. In literature and cinema, red herring is supposed to distract and mislead audiences so that there is a surprising twist that audience didn't see coming. सो रेड हेरिंग अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि रेड हेरिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है समटाइम्स। जैसे कई बार आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हो और आपको पता है कि यार मैं जहाँ जा रहा हूँ ऑडियंस को पता चल ही जाएगा कि यार ये मर्डरर यही है, इसी ने काम किया, या आगे जाके ऑडियंस ने डिटेक्ट कर लेगी, पता कर लेगी। तो अब आप प्लॉट तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्लॉट ही आपका वही है। तो आप क्या करते हो, आप उसमें एक ऐसी चीज़ डाल देते हो जिससे ऑडियंस मिसलीड हो जाती है। तो ऑडियंस का फोकस आपकी स्टोरी पे है, ऑडियंस का फोकस आपके हाथ में है। एज अ राइटर यू आर टू पावरफुल टू चेंज द फोकस ऑफ द ऑडियंस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। जिस पे आप कैमरा फोकस करोगे, जिसकी बात करोगे, ऑडियंस का फोकस उसी साइड चला जाएगा। तो कहानी पिक्चर में बार प्रेगनेंसी की बात होती है, लड़की प्रेग्नेंट है, ये है वो है, मेन प्लॉट तो कोई बताता ही नहीं है, एंड में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं।
तो आपको बार-बार लगता है यार प्रेग्नेंट औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, एंड में बोलता है यार प्रेग्नेंट थी ही नहीं। यूजुअल सस्पेक्ट्स अगर आप देखते हो हॉलीवुड की पिक्चर, तो उसमें आपको बार-बार बताया जाता है कि अरे वो केविन स्पेसी का कैरेक्टर कितना मीक है, कितना कमज़ोर है बेचारा, कितने डर-डर के बातें करता है, पर एक्चुअली वो वैसा है ही नहीं। तो आपको मिसगाइड किया था ताकि आप इस आदमी पे शक ना करो कि यार ये भी गलत हो सकता है। कहानी पिक्चर में आपको विद्या बालन में कभी शक ही नहीं होता, क्योंकि अगर एक प्रेग्नेंट औरत है, आप प्रेग्नेंट औरत पे कभी शक ही नहीं कर सकते कि कुछ गलत करेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत वीक है और ऊपर से औरत है। तो आप कहोगे यार वो तो बहुत जेंटल होगी, वो तो कभी ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती। भूल भुलैया पिक्चर में शुरुआत से ही कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते हैं, आपको लगता है कि अमीषा पटेल के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, जबकि अमीषा पटेल का फ़िल्म में कोई रोल था ही नहीं। भूल भुलैया 3 भी देख रहा था और तृप्ति दिमनी को अगर पूरी पिक्चर से निकाल दें तो कोई फ़िल्म में कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा था, उसका कोई रोल था ही नहीं। बार-बार दिखा रहे थे कि वो फ़ोटो देखती है और कुछ एक्सप्रेशन आता है, ढंग सा। पूरी फ़िल्म में तृप्ति दिमनी के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, पर कभी उसका फ़िल्म की प्लॉट से कोई मतलब नहीं है और कभी कोई एक्सप्लेनेशन एंड में नहीं दिया गया कि वो मूर्तियाँ देख के या फ़ोटोज़ देख के या कुछ होता था उसके अंदर, उसकी आँखों में क्यों कुछ परिवर्तन आने लगते थे, वो क्या सोच रही होती थी। भाई उससे कोई मतलब ही नहीं था पूरी पिक्चर में, वो नहीं भी होती तो फ़िल्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना कभी एक्सप्लेन किया गया कि उसके चेहरे पे ऐसी आकृति क्यों बन जाती थी जब कुछ अजीब-सा होता था। तो ये रेड हेरिंग है, आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है कि समथिंग इज़ कमिंग, बट एक्चुअली आपको डाइवर्ट कर देते हैं मेन प्लॉट से, ताकि आप प्रेडिक्ट ना कर पाओ कि आगे क्या होने वाला है। अब जैसे अंधाधुन पिक्चर है, अंधाधुन पिक्चर में वो दिखाते हैं वो अंधा है, ये है, वो है, ऐसा कर रहा है। तो आप अज़्यूम कर लेते हो कि यार वो अंधा आदमी सडनली बताया था कि नहीं वो अंधा नहीं है, प्लॉट फ़िल्म का वो है ही नहीं, ये आदमी तो हरामी है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के मेन प्लॉट से, ताकि जब मेन प्लॉट आए तो आप उसे ट्विस्ट यूज़ कर सको। अब जैसे साइको पिक्चर है, उसमें अल्फ्रेड हिचकॉक जो मास्टर ऑफ ट्विस्ट थे, वो शुरुआत में दिखाते हैं कि लड़की है जो पैसा लेके भाग गई है। तो आपको लगता है फ़िल्म इस बारे में होने वाली है कि थेफ्ट के बारे में, अब पुलिस इसके पीछे आएगी, लोग इसके पीछे आएँगे, होटल जहाँ से उसने पैसे चुराए हैं वो लोग इसके पीछे आएँगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरे तीसरे सीन में वो लड़की मर जाती है। तो आपको पता चलता है पिक्चर इस बारे में थी ही नहीं। पिक्चर तो किसी और चीज़ के बारे में थी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं रेड हेरिंग के अंडर में आती हैं। चेखोव्स गन, ये पहला कॉन्सेप्ट है जो मैंने मुंबई जाके मुझे पता चला था इसके बारे में, और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको फ़िल्मों में अक्सर यूज़ करता हूँ। और वो ये है कि चेखोव्स गन इज़ अ ड्रामेटिक प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट एवरी एलिमेंट इन अ स्टोरी मस्ट बी नेसेसरी एंड इर्रेलेवेंट एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड. Elements should not appear to make false promises by never coming into play. The statement is recorded in letters by Anton Chekhov several times. It gives a meaning to the mise-en-scene by providing a context to the frame, and the theory of Chekhov's gun is used to avoid the distraction of the audience from the main frame. तो अभी इससे पहले जब हमने रेड हेरिंग की बात की तो, और उसके बाद पहले मैकगफिन की बात की, तो वो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स हैं, प्लॉट डिवाइसेस हैं, जिसमें आप ऐसी चीज़ें दिखाते हो जिसका फिल्म से कोई मतलब ही नहीं है। पर शेकोव, एंटन शेकोव ये कहते थे, और ये बेसिकली थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो प्लेज लिखते थे और किताबें भी लिखते थे, बहुत बढ़िया-बढ़िया, रशियन थे। और उन्होंने ये बोला था कि कोई भी फ्रेम में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसका फ़िल्म में कोई मीनिंग ना हो। अगर पीछे एक बंदूक रखी है, तो बंदूक उस प्ले में कहीं न कहीं चलनी चाहिए। ये एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था उन्होंने कि अगर कोई एक फ्लावर वाज़ भी रखा है, तो वो यूज़ होना चाहिए। और बहुत सारे जो अच्छे फ़िल्म मेकर हैं, जिनकी फ़िल्में आपको मोबी पे मिलेंगी। मोबी एक वेबसाइट है, जिस पे ऐसी फ़िल्में, आर्टफुल, मीनिंगफुल फ़िल्में पड़ी रहती हैं, जिसको आप कहते हैं ना बड़ी मीनिंगफुल फ़िल्म है। वो यही फ़िल्में होती है, जिसमें जो भी चीज़ आप फ्रेम में देख रहे हो, वो इस्तेमाल होती है। तो ये जो मिस ऑन सीन है वर्ड, ये बेसिकली एडिटिंग और फ्रेमिंग से रिलेटेड है और सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड है, जहाँ पे आप एक फ्रेम लगाते हो, उस फ्रेम में जितनी भी चीज़ें हैं, उसको आप उस तरह से सेट करते हो सो दैट इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो दैट इज़ मिस ऑन सीन। एवरी फ्रेम में क्या हो रहा है, दैट इज़ योर मिस ऑन सीन, ठीक है? अब आप फ्रेम सेट ही ऐसा करते हो कि उसमें जो रिडंडेंट चीज़ें आप हटा देते हो, जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, वही यूज़ करोगे। जैसे कि अगर कोई एक कैरेक्टर है, वो बातें कर रहा हो, पीछे एक बंदूक रखी हुई है और सडनली उसे गुस्सा आता है, तो उस बंदूक का इस्तेमाल करेगा। अगर पीछे 10 चाकू का सेट रखा है, तो उस चाकू सेट का इस्तेमाल करेगा। अगर नहीं करता है, तो उसको वहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं, उसको हटा दो वहाँ से। हर एक चीज़ जो फ्रेम में होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करो। अगर नहीं करते हो, तो ऑडियंस उससे मिसगाइड होती है, ऐसा एंटोन चेखव का मानना था। ऐसा मेरा भी मानना है कि आप ना पिक्चर को मीनिंगफुल बनाना चाहते हो, जो पीछे जो पेंटिंग्स लगी हैं, वो रैंडमली कोई भी पेंटिंग मत लगा दो। उसका फ़िल्म की थीम से कोई रिलेशन होना चाहिए। तभी आप देखोगे जब फ़िल्म एनालिसिस होती है, तो उसमें बोलते हैं कि यार उस फ़िल्म के पीछे नोलान ने ये चीज़ लगाई थी। मतलब नोलान इज़ वन ऑफ दोज़ डायरेक्टर्स जो अपनी फ़िल्मों में ऑब्जेक्ट्स को और सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से, मतलब चेखव्स गन का और मिस ऑन सीन का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। आप एक फ़िल्म उनकी फॉलोइंग, जो उनकी वन ऑफ द फर्स्ट फ़िल्म्स थी, फर्स्ट फीचर फ़िल्म थी, उसको आप देखोगे, वो अगेन वो टाइम के साथ खेल रही है, तो आगे पीछे मूव करती है। तो उसमें एक लैंप है, तो लैंप कभी टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उस लैंप की वजह से आपको पता चलता है कि टाइम कैसे मूव कर रहा है। साइनफील्ड का एक एपिसोड भी है जिसमें नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, वो इंडिया के ऊपर है। उसमें भी आप देखोगे कि क्रेमर जो कैरेक्टर है, वो एक लॉलीपॉप खा रहा है, इतनी बड़ी लॉलीपॉप है, और लॉलीपॉप के साइज़ से जितना खाता है, उससे आप पता लगा लोगे कि पिक्चर मतलब फ़िल्म आगे मूव कर रही है, पीछे मूव कर रही है। क्योंकि कई बार उसका लॉलीपॉप वापस बड़ा-सा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो आपको पता चलता है कि अच्छा है, इसने खा लिया, इसे ये बढ़ गया, या इसका मतलब है पहले का सीन है। आप एक एंकर देते हो।
जब आप इस तरह का नॉन लीनियर स्ट्रक्चर देते हो तो आप एक एंकर देते हो ताकि ऑडियंस समझ सके कि ये पर्टिकुलर सीन किस टाइम का है। आप हर सीन को ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं कर सकते, जो कि पास में तो हो नहीं रहा है, आप उसी सीन को नॉन लीनियर कर रहे हो। तो आपको एक एंकर देना पड़ेगा, कोई एक पोस्टर लगा दो पीछे या कोई एक घड़ी लगा दो पीछे जिससे टाइम का पता चलता रहेगा। अगर आप एक दिन की फिल्म है तो टाइम पता चले कि भैया इस टाइम पे पर्टिकुलर सीन हो रहा है, क्योंकि बार-बार सीन को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। नॉन लीनियर जिसमें स्ट्रक्चर नहीं होता, आप कहीं से कहीं भी मूव कर रहे होते हो, वहाँ पे हमेशा एक एंकर पॉइंट ऑडियंस को देना पड़ता है ताकि ऑडियंस, ज़रूरी नहीं है वो ऑन द फेस हो, कोई एक चीज़ भी हो सकती है, कोई एक किताब हो सकती है जो आज यहाँ रखी है, कल ज़मीन पे पड़ी है, तो अगर ऊपर रखी है तो ज़ाहिर-सी बात है पहले रखी गई होगी, लड़ाई के बाद नीचे गिरी होगी, तो उसके बाद के जितने सीन्स होंगे उसमें किताब नीचे गिरी होगी। तो भले ही सीन आगे-पीछे कर लो, उसमें ऑडियंस को ये पता होगा कि ये सीन बाद का है। तो ये सारी चीज़ें शेखर उस घर में यूज़ होती हैं। अब जैसे आप शॉशैंक रिडेम्पशन का मैंने यहाँ पोस्टर डाला है, तो उसमें रीटा हेवर्ट करके एक हॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस थी, उसका एंडी पोस्टर लगाया करता है। तो आपको लगता है पोस्टर क्यों लगाता है, ये क्यों करता है, वो क्यों करता है, पर एंड में पता चलता है भाई पोस्टर इसलिए लेके आया था, वो उसका फैन नहीं था, उसके पीछे उसने होल किया हुआ था, उसके पीछे छेद किया हुआ था, वो कोई उसका फैन नहीं था। सो जो भी चीज़ें उस उनके फ्रेम में यूज़ हो रही हैं, वो कहीं न कहीं इस्तेमाल होती हैं। जो भी चीज़ आप फ्रेम में दिखा रहे हो, फ़िल्म में दिखा रहे हो, वो हीरो के यूज़ में आनी चाहिए, वरना ऑडियंस मिसगाइड होती है और उसको दिखाने का कोई पर्पज़ नहीं है। और मुझे भी ये थ्योरी अच्छी लगती है बिकॉज़ आई बिलीव इन शेरलॉक होम्स थ्योरी कि if you leave redundancy from the art itself becomes very beautiful. दंगल में वॉच, जंजीर में रेड डायरी, जंजीर में भी ना रेड डायरी का एक टाइम में 70s में बहुत सारा चलता था। ये रेड डायरी है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे फ़ोन नंबर्स पड़े हैं, सारे बॉस के वो पड़े हैं। कॉइन शोले, अगर कॉइन दिखाया गया तो उसका एंड में कितना बड़ा इस्तेमाल हुआ, मतलब अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र की लाइफ बचाई उससे। लॉकेट, अमर अकबर एंथोनी, लॉकेट की वजह से तीनों भाई मिलते हैं। द गन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, द बुक, तारे ज़मीन पर, वो बुक जो थी जिसमें वो ड्राइंग बनाया करता था, एंड में जब वो देखता है आमिर खान, तब उसे जाके पता चलता है कि अच्छा ये लड़का तो इतना अच्छा ड्राइंग करता है, पर ये डिसलेक्सिक है तो लिख नहीं पाता है, पर ड्राइंग अच्छी करता है। उसको बुक से पता चलता है, जो शुरुआत में ऐसे ही ड्राइंग करते-करते दिखा दी, तो आपको लगता है शायद ऐसे ही किताब पे कुछ लिख रहा होगा, बच्चे लिखते रहते हैं, बट वो बुक मेन टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसी से आमिर खान को पता चलता है कि ये बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, पर ये डिसलेक्सिक है तो लिख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। डैंगलर, डैंगलर इज अ लिटरेरी टर्म मीनिंग अ प्लॉट लाइन दैट इज मेटाफोरिकली लेफ्ट टू डैंगल और हैंग। A dangler or dangling plotline is a plot device in fiction where a plotline is forgotten, forced out, and eventually dropped. Thus, a resolution is never achieved. Although dangling plot lines can occur in all forms of media, they typically appear in comic books, movies, Netflix, Amazon Prime, and book sequels where the original writer or creative team can be replaced. Mostly ये अभी का कॉन्सेप्ट है। पुरानी फिल्मों में अगर इटालियन जॉब देखोगे तो उसमें ये डैंगलर दिखाया गया था कि कार ऐसी जगह फंस जाती है और फिल्म वहीं पे खत्म हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि कार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। बट डैंगलर एक नया वर्ड है जो आप इंडस्ट्री में अक्सर सुनोगे, जिसको कहते हैं हुक पॉइंट, जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स वाले लोगों को लेने में बहुत मजा आता है कि हुक पॉइंट क्या है। हुक पॉइंट ये है कि हर सीजन के एंड में एक हुक पॉइंट होना चाहिए ताकि लोग इंतजार करें सेकंड सीजन का। तो नेटफ्लिक्स वाले, अमेजन वाले और जितने वेब सीरीज वाले हैं, खास तौर पे इसका इस्तेमाल हर एपिसोड में करते हैं, हर वेब सीरीज के एंड में करते हैं। वेब सीरीज के एंड में मेजर हुक पॉइंट और डैंगलर आना चाहिए, जहाँ पे डैंगलर मतलब चीज डैंग कर रही है, अभी चीज खत्म नहीं हुई है, तो आपके लिए एक लूप होल छोड़ देती है। तो मार्वल्स भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि पूरी फिल्म खत्म हो गई, अब बोलता है फिल्म खत्म हो गई, इसके बाद क्या है, पर 2-3 क्रेडिट्स आते हैं, उसके बाद फिर से एक फिल्म शुरू होती है और वो फिर कुछ वहीं पे एंड हो जाएगी और आपको लगेगा ओ भाई सब कुछ और होने वाला है, सो दैट यू वेट फॉर द नेक्स्ट फिल्म। तो बेसिकली साइकोलॉजिकली अगर आप देखो तो डैंगलर हुक पॉइंट, इनका बेसिक मतलब ये है कि यार उनको हुक कर लो ताकि वो अगली फिल्म का, अगले सीरीज का इंतजार करें, तो आपको ऐसा हुक पॉइंट देना पड़ता है। अब इसमें एक लाइन लिखी है, वेयर अ प्लॉट लाइन इज फॉरगॉटन, फेज्ड आउट एंड इवेंचुअली ड्रॉप्ड, दस अ रेजोल्यूशन इज नेवर अचीव्ड। ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है डैंगलर कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मली कई फिल्म किताबों में ऐसा होता है, कई लिटरेचर की किताबें हैं, कई फिल्में थी ओल्ड 50, 60, 70 से आप देखोगे जिसमें कभी भी फिल्म उस जगह पे एंड नहीं होती जहाँ पे एंड होनी चाहिए। जैसे बुच कैसिडी एंड सनडांस किड आप देखोगे तो उसमें वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, उसके बाद उनका क्या हुआ हमें नहीं पता, जाहिर सी बात है हमें पता है वो दोनों मर ही गए होंगे, पर क्या हुआ हम नहीं दिखाते, हम सिर्फ एक फ्रेम एंड करते हैं और पिक्चर खत्म कर देते हैं, सो दैट इट लीव समथिंग ऑन द ऑडियंसेस माइंड की रिजोल्यूशन अभी अचीव नहीं हुआ है। रिजोल्यूशन आप इंतजार करते हो, कई बार जब रिजोल्यूशन नहीं देते हो आप फिल्म में तो ऑडियंस उसके बारे में सोचने में मजबूर हो जाती है, वो अपने कंक्लूजन निकालती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिक्स जो ऑथर्स यूज करते हैं ऑडियंस को कुछ सोच देने के लिए, पर ये हर फिल्म में वर्क नहीं कर सकता। अगर आप एक नॉर्मल फिल्म बना रहे हो उसमें आप रिजोल्यूशन नहीं देते हो तो ऑडियंस इरिटेट हो जाती है। आपको ऐसी थॉटफुल फिल्म बनानी होगी, रियल लाइफ कैरेक्टर्स डालने होंगे, तब जाके आदमी थॉटफुलनेस के बारे में सोचेगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल किसी फिल्म को बिना रिजोल्यूशन खत्म कर दोगे तो आदमी इरिटेट हो जाएगा, तो आपको तीनों एक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। पर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मार्वल्स इसको अलग तरीके से यूज करते हैं, उन्होंने ये दोनों चीजें मिला दी, उन्होंने फिल्म को रिजोल्यूशन भी दिया, खत्म भी कर दी, क्रेडिट्स दिए, उसके बाद फिर से डैंगलर दिया जो अगली फिल्म का है, क्योंकि उनका
वर्ल्ड बहुत बड़ा है ना, उसमें सिर्फ वही कैरेक्टर नहीं है, उसमें और भी कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग फिल्मों में है। तो बेसिकली इट्स अ 20 आवर लॉन्ग फिल्म। मार्वल फिल्म है बेसिकली 20-30 आवर्स लॉन्ग फिल्म, जिसको वो 1-1 2-2 घंटे करके बार बार निकालते रहते हैं। इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ थिंग्स। सारे कैरेक्टर्स को एक दूसरे की दुनिया में मर्ज कर दिया। आयरन मैन थॉर की दुनिया में जा रहा है, थॉर जो है वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की दुनिया में जा रहा है, सब एक दूसरे की दुनिया में जा रहे हैं। दैट इज व्हाई it becomes easy for the writer to give the dangler plots. Dangler, when danglers work intentional, some danglers are deliberate to create ambiguity or invite sequels, बाहुबली, KGF, एंड में एक चीज छोड़ देते हैं, KGF 2 आने वाला है। बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बहुत हैवी डैंगलर्स थे, इंटेंशनली डाले गए थे ताकि आप मार्केटिंग कर सको उस चीज की और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो। अदर्स आर मेंट टू लीव द ऑडियंस थिंकिंग, ओपन एंडेड क्लाइमैक्स, लाइक तमाशा पिक्चर में जैसे ओपन एंडेड क्लाइमैक्स दे देते हैं, तो कई पिक्चरों में लोग ओपन एंडेड थिंकिंग दे देते हैं। तो अगर वो लोगों को पसंद आती है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा उसका नाम हो जाता है, नॉर्मली पसंद नहीं आती है, तमाशा फ्लॉप हो गई थी इसीलिए। पर अगर बहुत अच्छा लगता है उनको प्लॉट, तो उसका कई बार लोगों को सोचना पड़ता है यार सेकंड पार्ट भी बना दे क्या, चलो सेकंड पार्ट बनाते हैं। वरना कई बार ऐसी फिल्म बनाई जाती है इसका सेकंड पार्ट सोचा ही नहीं जाता है, फिर सेकंड पार्ट बनाया जाता है इसलिए क्योंकि लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आ गई है। व्हेन डैंगलर्स फेल, अभी रिसेंटली मैं देखा था सूट्स का नया सीजन आया है, वो इसीलिए आया क्योंकि सूट्स का पहला सीरीज था वो लोगों को इतना पसंद आया कि लोग अब उसका सेकंड सीरीज देखना चाहते हैं। पर सेकंड सीरीज मैंने अभी ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा है नहीं। तो एनीवेज, when danglers fail, when they feel like forgotten plot points, they can frustrate viewers by creating unresolved or incomplete narratives. ये बहुत रेयरली यूज करना, जब भी अपने स्क्रीन प्ले में यूज करना, रिजोल्यूशन हमेशा हमेशा देना। बहुत सारी पिक्चरें कई बार लोग क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं और रिजोल्यूशन नहीं देते हैं, ओपन एंड छोड़ देते हैं और पिक्चर नहीं वर्क करती है। खासतौर पे इंडिया में अगर आप कर रहे हो तो ये ट्राई मत करना। जब भी ट्राई करना है तो मार्वल वाला तरीका ही ट्राई करना है कि रिजोल्यूशन देके फिल्म कंप्लीट करो, उसके बाद डैंगलर किसी और चीज़ का दे दो, ये एक नया विलन आ गया है, अब ऐसा कुछ हो जाएगा। पर ऐसा डैंगलर मत देना कि आपकी फिल्म में रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। ये कहने के लिए अच्छा है, कई फिल्मों में होता है, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्रिटिक्स इसकी तारीफ करते हैं, बट आम पब्लिक इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती है, तो प्लीज़ ये मत करिएगा। व्हाट हैपेंस टू कटप्पा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, दृश्यम, पंचायत एंड, एवरी एपिसोड ऑफ नेटफ्लिक्स एंड अदर वेब सीरीज। पंचायत एंड में आपने पहले सीजन में देखा होगा ना, वो लड़की बैठे दिख जाती है हमको, तो भैया जीतू भैया की कोई लव स्टोरी तो थी नहीं पहले वाले सीजन में, पर एंड में हमें लड़की दिख जाती है एंड वी गेट क्यूरियस कि ओहो अगले सीजन में जीतू भैया की लव स्टोरी भी होगी, और वो होती है उसके बाद। सो दैट इज ऑल्सो अ हुक पॉइंट।